जैसे जैसे नंदिनी विद्युत की नजरों से ओझल होती जाती है, विद्युत अपने बचपन के उस वाकये को याद करता है जब 16 साल का विद्युत अपने बीमार पिता के पास बैठा हुआ है। पिता की हालत एकदम जर्जर हो चुकी है, जैसे कि वो एक जिंदा लाश हो। वो अपने बेड पर लेटे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं और विद्युत उनके पास ही बैठा हुआ है। उनके हाथ में एक किताब खुली हुई है जिसे विद्युत पढ़ रहा है। और इस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु नरसिंह भगवान का अवतार लेकर प्रकट हुए और प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप भगवान नरसिंह को देखकर कांपने लगा। तभी विद्युत के पिता को जोर से खांसी आने लगती है। विद्युत जल्दी से किताब को किनारे पर रखकर पास में रखे जग से गिलास में पानी डालता है और अपने पिता को पानी पिलाने लगता है। पानी पीने के बाद विद्युत के पिता को कुछ आराम मिलता है। आप ठीक हो पापा अब? विद्युत पूछता है। पिता हाथ के इशारे से समझाते हैं कि वो अब ठीक हैं। विद्युत अपने पिता से पूछता है, पापा आप कब ठीक होंगे? इस पर विद्युत के पिता की आंखें कुछ सोचती हैं और वो अपना सर धीरे धीरे इधर उधर घुमाकर देखते हैं और जब आश्वस्त हो जाते हैं कि कोई आसपास नहीं है, तब विद्युत के पिता बोलते हैं, जल्द ही, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। करोगे ना? विद्युत सोचता है कि ऐसा क्या काम है, पर फिर अपने पापा की हालत देखकर विद्युत कहता है, हाँ पापा, क्या करना है? हम सब कुछ करेंगे जो आप कहेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। विद्युत के पिताजी बहुत ही हल्की आवाज में बोलते हैं, अपने नरोत्तम चाचा को मार दो। विद्युत सरप्राइज हो जाता है कि पापा क्या बोल रहे हैं। पापा, लेकिन नरोत्तम चाचा तो आपका कितना ध्यान रखते हैं, खाना पीना दवाई हर चीज का। विद्युत कहता है। पिता धीरे से उसकी तरफ सर घुमाकर कराहते हुए बोलते हैं, नरोत्तम हमारे खाने में ऐसे केमिकल मिलाता है जो हमें पागल और बीमार बना रही है। क्योंकि उसे हमारी प्रॉपर्टी चाहिए, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। नरोत्तम ने अपने दूसरे भाइयों सागर और बबलू और उसके परिवार को भी ऐसे ही धोखे से खत्म किया कि किसी को पता भी नहीं लगा। उसके मन में लालच आ गया है। बेटा, मार दो नरोत्तम चाचा को। विद्युत पिता की आंखों में देख रहा है। उनकी आंखें विद्युत से बहुत कुछ कह रही हैं और विद्युत हां में सिर हिलाता है। उसी रात को जब नरोत्तम अपने फार्म हाउस पर जाता है जहां रात के वक्त कोई नहीं है, नरोत्तम बैकयार्ड में बने गार्डन में कुछ प्लांट्स की लीफ तोड़ता है और वापस किचन में जाता है। लीव्स को ग्राइंडर में एक केमिकल के साथ मिक्स करता है और उसका लिक्विड बनाकर एक दवाई की शीशी में भर देता है। ये दवाई की शीशी वही है जो विद्युत के पिता पीते हैं। पीछे खड़ा विद्युत, जो कि छुपकर नरोत्तम का इंतजार कर ही रहा है, ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। विद्युत अपनी पॉकेट से एक स्टील का तार निकालता है और अचानक से नरोत्तम की गले में फंसाकर उसके गले को टाइट कर देता है और नरोत्तम का गला घुटने लगता है। 16 साल का विद्युत बड़ी मुश्किल से नरोत्तम को कंट्रोल करता है। कौन है? नरोत्तम बड़ी मुश्किल से बोल पाता है, मगर विद्युत बड़ी ही सावधानी से अपने चाचा से बचकर उसकी गर्दन पर तार कसने लगता है। इसके बाद नरोत्तम बोलने की कोशिश करता है और अपने आप को विद्युत के चंगुल से मुक्त करने के लिए छटपटाता है, लेकिन विद्युत पूरा जोर लगाकर नरोत्तम के गले को अपने तार की पकड़ से काबू में कर लेता है। विद्युत दांत भींचते हुए कहता है, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया चाचा। छोड़ आरामजादे मुझे। नरोत्तम मुश्किल से बोलता है। विद्युत गुस्से में चिल्लाता है, अपने भाइयों और उनके मासूम परिवार को मारने वाले को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और विद्युत तार से नरोत्तम का गला घोंटने लगता है जब तक वो बेजान नहीं हो जाता।
विद्युत नरोत्तम की डेड बॉडी को बैकयार्ड में गर्दन तक गाड़ देता है और उसके हाथ में एक एनवलप छोड़ता है जिसमें नरोत्तम के गुनाहों की लिस्ट होती है और जमीन पर लिख देता है, मेरी तलब इसकी मौत है। विद्युत अपनी पुरानी मेमोरी से वापस आता है और उस खंडहर से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। इधर एसीपी के सामने सिमरन, नवीन और कुछ कांस्टेबल्स खड़े हैं। एसीपी के चेहरे पर रोष है। एसीपी सिमरन और नवीन को टारगेट करके बोलता है, अभी तक पिछले मर्डर केस की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि एक और मर्डर, और इस बार तेजपाल का मर्डर, एक अमीरजादे का। तुम लोगों को पता है कि कितना प्रेशर मेरे ऊपर। एसीपी सिमरन को देखकर आगे कहता है, क्यों इंस्पेक्टर, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कहां है तुम्हारा इंटेलिजेंट ग्रुप, तुम्हारे इन्फॉर्मर? हां? सिमरन कुछ नहीं कह पाती और बस चुपचाप खड़ी हो जाती है। सिमरन को ऐसे चुप देखकर एसीपी नवीन की ओर देखकर कहता है, यस मिस्टर नवीन, आप क्या कहेंगे इस बारे में? प्लीज से समथिंग, नहीं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम लोगों का ट्रांसफर ऐसी जगह करवा दूंगा कि जिंदगी भर सड़ते रहोगे। सिमरन बड़ी ही नम्रता से कहती है, सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं किलर कौन है और कैसे अपने टारगेट चुनता है, कोई आइडिया नहीं। सिमरन के कहने के बाद नवीन हताश मन से कहता है, जी सर, अब इतने बड़े शहर में किलर किसे और कब टारगेट करने वाला है इसका पता लगाना भूसी के ढेर से सुई ढूंढने जैसा है। फिर मर्डर में बस एक ही समानता दिख रही है और वो है मर्डर करने का तरीका। एसीपी नवीन की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, आई नो, कुछ नया बताओ। आई थिंक इस केस में किसी नए ऑफिसर को इन्वॉल्व करना चाहिए। सिमरन एसीपी की बात खत्म होते ही बोल पड़ती है, सर, ओनली वन मोर चांस, उसके बाद आप जिसे चाहे ये केस दे देना। एसीपी कुछ सोचते हुए बोलता है, ओके, पर इस बार मुझे रिजल्ट दो, कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ो। सिमरन, नवीन और उसके साथ खड़े बाकी के कांस्टेबल्स एसीपी को सैल्यूट करके वहां से निकल जाते हैं। नवीन और कांस्टेबल किशन लाल केबिन के बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन के बाहर चले जाते हैं। चलो किशन लाल, बाहर चाय पीते हैं, नवीन कहता है। पर चाय तो अंदर ही मिल जाएगी साहब, बाहर जाकर क्यों? किशन लाल कहता है, अरे यार, बाहर की चाय में थोड़ा ज्यादा सुकून है, इसलिए। नवीन मुस्कुराते हुए कहता है, समझा, आप भी बोर हो गए पुलिस की नौकरी से। किशन लाल सर हिलाते हुए आगे बोलता है, चाय पीते हैं, एक सुट्टा लगाते हैं और घर निकलते हैं, रात भी काफी हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों चाय की दुकान पर चले जाते हैं। चाय वाला चाय के 2 कप देता है। किशन लाल चाय लेता है और 1 कप नवीन को देता है। नवीन हाथ के इशारे से चाय वाले को सिगरेट के लिए बोलता है। चाय वाला नवीन को एक सिगरेट देता है और नवीन लाइटर से सिगरेट जलाकर कश लेता है और शून्य में देखता हुआ कुछ सोचता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर सिमरन अपने केबिन में बैठी हुई है। सिमरन मुन्नी मर्डर केस की फाइल देख रही है, तभी केबिन में कांस्टेबल किशन लाल आकर सिमरन को सैल्यूट करता है। सिमरन उससे आने का कारण पूछती है। हाँ, कहो, क्या बात है? मैडम, एसीपी साहब ने बुलाया है, कांस्टेबल बताता है। किशन लाल की बात सुनकर सिमरन को समझते देर नहीं लगती कि एसीपी ने क्यों बुलाया है। मुन्नी मर्डर केस पर क्या प्रोग्रेस हुई, यही जानने के लिए बुलाया होगा। सिमरन कांस्टेबल किशन लाल से कहती है, ठीक है, मैं आती हूं। इसके बाद सिमरन मुन्नी मर्डर केस और फारूक से रिलेटेड सभी फाइल्स लेकर एसीपी के केबिन की ओर बढ़ जाती है। एसीपी के केबिन का डोर नॉक करती है और एसीपी सिमरन को अंदर आने के लिए कहता है। सिमरन अंदर आकर एसीपी को सैल्यूट करके खड़ी हो जाती है। वहां पहले से ही एसआई नवीन खड़ा था। एसीपी सिमरन को देखकर पहले रिलैक्स होने के लिए कहता है। सिमरन और नवीन रिलैक्स होकर एसीपी के कहने पर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। एसीपी सिमरन से बात करने ही वाला है कि तभी उसका फोन रिंग होता है। एसीपी रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कोई न्यूज चैनल का पत्रकार है जो अपना परिचय देते हुए एसीपी से डायरेक्ट फारूक अली और मुन्नी मर्डर मिस्ट्री के बारे में पूछता है। एसीपी के चेहरे पर झल्लाहट साफ साफ दिख रही है, पर अपने आप को शांत करते हुए बड़े ही नरमी से एसीपी पत्रकार को जवाब देता है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्द ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच और झूठ को सामने लेकर आएगी।
बी पेशेंस, ओके, बाद में बात करते हैं। फोन रखने के बाद एसीपी बोलता है, यहाँ हम मर्डर मिस्ट्री नहीं सुलझा पा रहे और इन लोगों को देखो, हमसे पहले ही सब पता चल जाता है। आखिर हमारे नेटवर्क से ज्यादा तगड़ा तो इनका नेटवर्क है। सिमरन कहती है, हाँ सर, अभी हम सही से केस स्टडी भी नहीं कर पाए। फाइल्स अभी रेडी हो रही हैं उस सीरियल किलर की और इन्हें फारूक अली का नाम भी पता चल गया। एसीपी सोचते हुए कहता है, यही तो सोचने वाली बात है। जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करना है, नहीं तो पूरे डिपार्टमेंट की बैंड बज जाएगी। सिमरन और नवीन दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। जहां सिमरन मन ही मन सोच रही है कि अगर जल्द से जल्द फारूक अली पकड़ में नहीं आया तो एसीपी पक्का उसका डिमोशन कर देगा, वहीं नवीन भी मन ही मन सोच रहा है कि मैं तो पहले ही इस बेकार की थ्योरी को नहीं मान रहा। फारूक अली के पीछे पड़ने से अच्छा अगर हम सही ढंग से केस को इन्वेस्टिगेट करें तो सीरियल किलर पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है। पर अब अपने सीनियर्स को कैसे समझाऊं? कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो गाज दोनों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पर गिरेगी। कहां तो सोचा था कि पहला केस है, अच्छे से सॉल्व करके प्रमोशन लूंगा और साथ ही पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री बनाऊंगा कि पहला केस सीरियल किलर का सॉल्व किया, पर अब ऐसा नहीं लगता। एसीपी मुन्नी की फाइल देखते हुए बोलता है, अभी प्राइम सस्पेक्ट हमारा फारूक अली है। एसीपी सिमरन से पूछता है, इसके बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है? सिमरन एक बार फिर से फारूक अली की जन्म कुंडली बताना शुरू करती है। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि फारूक अली कबाड़ का काम करता है और इसका नाम पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है। मैंने अपने इन्फॉर्मर सेट कर दिए हैं। लास्ट लोकेशन फारूक की बदरपुर बॉर्डर के पास देखी गई थी। एसीपी सिमरन की बात सुनकर बोलता है, तो फिर किस चीज का इंतजार है? जल्दी से उस एरिया के लोकल थाने से संपर्क करके दबिश दो और पकड़ो इस फारूक अली को। सिमरन हाँ में सिर हिला देती है। नवीन दबी आवाज में कहता है, पर सर, इतने बड़े बदरपुर के एरिया में कैसे ढूंढेंगे? वैसे भी वहां से छतरपुर साइड कितने ही फार्म हाउसेस बने हुए हैं, क्या पता कहां छिपा हो। एसीपी नवीन की बात पर चिढ़ते हुए बोलता है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? हाँ, नेक्स्ट क्राइम के लिए उसका इंतजार करें हम? नवीन एसीपी की झल्लाहट समझ जाता है और ना में सर हिला ही रहा होता है कि तभी एसीपी का फोन रिंग होता है। एसीपी फोन रिसीव करते हुए सिमरन और नवीन से बोलते हैं, देखो फोन पर फोन आ रहे हैं, इस फारूक अली को जितना जल्दी हो सके कैच हिम। एसीपी फोन कान पर लगाकर जैसे ही हेलो करता है, दूसरी ओर की बात सुनकर उसके मुंह से ओह शिट निकलता है और सिमरन नवीन भी हैरानी से एसीपी को देखने लगते हैं। एसीपी फोन काटकर बाहर जाते हुए बोलता है, क्विक फास्ट, विद्या कॉलेज में एक लाश मिली है, जस्ट मूव नाउ। सिमरन और नवीन ये सुनकर चौंक जाते हैं। एसीपी के साथ वो दोनों भी जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाते हैं।